हेलो स्टूडेंट। हाँ, yesterday we were discussing कि कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, तो मैं उसको एक बार फिर से हल्का सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम होता है उसमें we consider the whole system as a single entity and we define the input and the output that are generated by the system. इसमें हम लोग अपने एक पूरे सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। हम उसको उसमें जो आने वाले इनपुट और उसके आउटपुट को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग जब बात करें कि इसमें और यूजर बेस्ड डायग्राम में क्या फर्क है, तो इसमें और यूजर बेस्ड डायग्राम में ये फर्क है कि यूज केस डायग्राम में हम लोग पूरे सिस्टम को एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर नहीं करते हैं। उसमें हम लोग एक सिस्टम को एज अ फंक्शन फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट फंक्शन और उनसे इंटरेक्ट करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स के रिलेशनशिप को शो करते हैं कि हाउ द पर्टिकुलर एक्टर यूज पर्टिकुलर फंक्शन एंड व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो यूज केस में ये डिफरेंस है कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्टर एंड द फंक्शन एसोसिएटेड विद द सिस्टम on which a particular user interact. But जब हम लोग बात करते हैं context diagram की, in context diagram we consider system as a whole. We are not interested in individual function of the system. And हम उसमें V में mark actor, but उसमें actor को अलग से represent करना बहुत compulsory नहीं होता है। इसमें हम लोग अपने इनपुट और उसके सिस्टम से एक्सेप्ट होने वाले इनपुट्स और उनसे जनरेट होने वाले आउटपुट को मार्क करते हैं। तो जैसे सामने एक डायग्राम शेयर्ड है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें जो कुछ आउटपुट्स जो जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेशन, मार्कशीट जनरेशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेशन, इन तीनों में ही कोई एक्टर एसोसिएटेड नहीं दिखाया गया है। तो हमारा कंटेक्स्ट डायग्राम जो होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो लेवल डीएफडी कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड आपको बस। हाँ, राइट। तो इस जीरो लेवल डीएफडी जो मैं बता रहा था, तो हम लोग अब देखेंगे कि इस डायग्राम को जब हम लोग एक फंक्शन को एक्सप्लेन करना हो, जब हम लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट उस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट है तो आपकी रिक्वायरमेंट, देयर में बी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, बट आफ्टर दैट वी नीड टू थॉरोली अंडरस्टैंड how these requirements are related with each other, are they consistent with each other, and they should not contrary to each other. मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स हो उनके बीच एंड व्हाट हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपके जैसे बात होती है रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हैं, हाउ दे प्रोजेक्ट टू द फाइनल सिस्टम। तो इसको समझने के लिए कि अगर अपने जो सिस्टम बना रहे हैं उन वही द रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फाइनलाइज करती हैं हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट। तो हमें उसको देखना है कि उसके प्रोजेक्ट को भी कंस्ट्रक्ट तो करेंगी। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक चीज देखनी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है अगर वो रिक्वायरमेंट के थ्रू डिफाइन होता है, और अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स का यूज करते हैं, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम और स्ट्रक्चर चार्ट लाइक दिस। तो अभी हम लोग कल देख रहे थे, वो टॉपिक था हमारा डीएफडी। डीएफडी मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम में आपका क्या है, उसमें हम लोग लेवल्स ऑफ क्या बनाते हैं, डेटा का फ्लो को शो करते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है, DFT इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो चार्ट। एंड व्हाट आर द डिफरेंस इन DFD? We are only interested in showing the flow of the data, but in case of flow chart we show the sequence of the steps that are required or taken to complete a particular procedure.
तो इसमें दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपका। डीएफडी के अंदर यू नीड नॉट टू राइट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्टिविटी दैट नीड टू बी परफॉर्म। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। वी हम लोग उसमें क्या करेंगे, वी ओनली शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ डेटा और हाउ द डेटा इज ट्रांसफॉर्म। तो डीएफडी को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो दे आर सर्टेन नोटेशन दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डीएफडी। तो ये मैंने आपको बताया था कल डीएफडी में कुछ नोटेशंस के बारे में। तो डीएफडी नोटेशंस जो हैं दे हमें इसमें मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोटेशन। फर्स्ट वन वाज एरो एरो सिंबल दैट इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है, व्हेन टू कनेक्ट टू डिफरेंट प्रोसेस विद ईच अदर, कि आपकी प्रोसेसेस हैं हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, which one is source and which one is sink, how the data that generate from one process or the output from one process becomes the input of the another process. So we shall use the arrowhead symbol between the two process, and the process is represented by a circular notation, circle symbol. So circle represents the process. Similarly, the source or sink, a source or sinks are the input and output system. They are represented by a rectangle symbol, by a rectangle shape. So process is represented by a circular shape and the source and sink are represented by the rectangular shape. The data store, the last one is the data store, that is represented by 2 parallel lines. So a repository of data, मतलब the place where data is stored, ये आपका it is shown by a 2 parallel lines. तो DFD से हो गया। DFD के बारे में कुछ गाइडलाइंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ऑल द नेम शुड बी यूनिक, एंड नेम आपके यूनिक होने चाहिए। यू कैन नॉट यूज टू same name to represent 2 different process or 2 different inputs. So keep in mind that every name should be unique. That's very simple thing. Second, remember that DFD is not flowchart. Arrow in flowchart represents the order of event, and but an arrow in DFD represents flowing data. So in flowchart, the arrow is represents the order of event or sequence of event, as I've told you. An arrow in DFD represents the flow of data. A DFD does not imply any order of event. DFD, you cannot relate or set the order between 2 events by looking at the data flow diagram. That's important point. And we do not use any decision while dealing with the DFD. So do not use any diamond like symbol shape that is used to mark the decision condition in DFD. Diamond shape is used in flowchart to represents the decision points. So their decision may be a single either yes or no, or they may have multiple outputs. But in case of DFD, do not use the decision symbol in DFD, because you are just showing the flow of data and you are not representing the sequence of events. And do not show the detail about the data in your DFD. So try to make this simple. If there is something that is very complicated and you need to define few more, suppose there is something a complex data and you need to define the data in detail, then try to use levels of abstraction. Level of abstraction means you would use levels of DFD to expand the DFD to few more level, so that you can define all the detail associated with the data. In this, the level of abstraction depends upon the complexity of the data. If data is more complex, then there would be more level of abstraction. If data is simple, then you may simply define it 1 or 2 level. So
In the last lecture, I have shown you the DFD1 of the. This was the student result management system. This is the zero level DFD of the student result management system. And in this, there is the whole system is represented, process is represented by a single bubble, that is the student result management system, and different input and output are associated with this systems are represented in this one. And as we know that student result management system has multiple process which runs through different functions. So we shall not define different function here, but in DFD1 we have expanded this single student management system into different process that occur and which transform the data from one input to the another and store it into the some other position or send this to the another process. For example, the student's marks entry clerk, the actor, and when enters his marks, it is sent to the another process, that is report generation. And with view report option, this can be visualized. But when he enters the marks, this data is stored in a repository, that is marks details. So that is stored in the marks detail. And if you want to generate some report, then you take this results through the report generation process, because report generation process will generate every kind of report, with whether it is the requirement of the mark sheet or a student performance sheet or a student information reports. All these reports will be generation through the report generation process. And similarly, the student details and student subject choice details, these are stored in a repository where you can from where you can do manipulation. Okay, so this is the mark information management process. Through the mark information management process, you can edit the details of a student and you can edit the choices taken by the students. Okay. So suppose you are there is I am explaining this one because suppose you are defining that the the clerks who enters the marks of the students and who the students marks are edited after he gave the back paper. Then there should be data storage or repository where you can modify the marks of the student with the process marks information management. So in DFD you will show only the process. Here all the all the circles are representing particular process associated with the result management system. Whether it is report generation, student subject choice management, marks information management, student information management, like this. So here you can see that the same repository is shown twice, student information and student details. That is represented by the two different repositories. But this has been done just to make this graph simple, because these two repositories are same. But if you try to you would not write crossing edges in between, means दो arrow आपस में कट एक दूसरे को नहीं करना चाहिए और they should not overlap with each other. If you to avoid this, sometime it is necessary कि हम लोग कुछ repository को दो बार अलग अलग दिखाएं. ये एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा. यहाँ पे जैसे मैंने बनाया स्टूडेंट डिटेल्स,
and student information. This repository has been shown twice. But they are the single repository. ये इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर आप लोग का अगर हम एक ही से दिखाने की शो करेंगे तो देयर शुड बी नो क्रॉसिंग एज, तो कभी भी दो एरो हेड को आपस में क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाना होगा। और इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर साइड से देखिए, तो ये आपको मैंने बताया था लॉगिन के लिए यूजर लॉगिन मैनेजमेंट, और आपका जो कर रहा है तो आपने उसमें यूजर लॉगिन मैनेजमेंट, अगर आप देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ possibility then you can add or remove user for the particular account, then there should be a process, user account management, it must be there. If you do not define that, you just provide that the administration can assign you the login part, then there would be error in the system that you cannot delete a user when you when he is not working according to your rules. Or so time to there should be an activity that user account management through which you can or administrator can add or remove particular customer. The next thing I discussed was data dictionary. Data dictionary was very simple, that it defined all the words that are used in the DFD. It defines the particular words meaning, what is the range of that, and what are the definition and purpose also. If you are using some mathematical formula, it should be properly defined. Now today I shall define you about the ER diagram. So ER diagram, another requirement analysis is the another tool for requirement analysis is the entity relationship diagram. जैसे हम लोगों ने DFD को पढ़ा कि हमारा DFD एक हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के काम आता है, उसी तरह ER डायग्राम भी यूज किया जाता है. इट इज अ डिटेल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 3 मेन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं: एंटिटीज, डेटा एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स. उसमें केवल डेटा होता था, इसके अंदर में डेटा एंटिटीज, देयर रिलेशनशिप and their associated attributes. इसमें entities क्या होती हैं? An entity is fundamental thing of an organization about which data may be maintained. आपका an entity has its own identity which distinguish it from the other entity. Entity एक चीज होगी जिसको आप identify कर सकें. That is can be identify. An identity type is the description of all identity to which a common definition and common relationship and attribute apply. If you are defining the certain attributes or definition as per which some items or entities can be defined under a set is called an entity. तो आप जिस चीज को डिफाइन कर दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी क्लास में है, देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, बट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द CS and all the student of IT third year and CS third year can be grouped or defined as a single entity as a student of CS third year and student of IT third year. So when you can define or relate different activities and or set of data under a common attribute, then that subset may be called as entity. Consider a university that offer both regular and distance education program. These programs are offered to national and international students. Program and students are both entity type in this example. Regular and distance educations are entities of program, whereas national and international are entities of students. Here एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर प्रोग्राम है और स्टूडेंट्स है, तो ये दोनों एंटिटीज के एग्जांपल हैं. अब इसमें आपका 2 तरह के वहाँ प्रोग्राम्स हैं. प्रोग्राम में क्या है, आपका रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो प्रोग्राम के अंदर की 2 एंटिटीज हैं. जैसे प्रोग्राम, अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसके अंदर 2 तरह की एंटिटी होगी, प्रोग्राम होंगे, स्टूडेंट होंगे. और रेगुलर स्टूडेंट्स
अब हम लोग उसमें भी आते हैं, स्टूडेंट में दो कैटेगरी हो जाएगी, रेगुलर स्टूडेंट एंड डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स आर एंटिटीज ऑफ प्रोग्राम, तो वो उसके अंदर की सब एंटिटीज हो जाएंगी। और स्टूडेंट में बोलेंगे तो स्टूडेंट में भी दो एंटिटी हम डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन, और सबसेट में कर सकते हैं कि एंटिटीज नेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसमें वी यूज द कैपिटल लेटर इन नेमिंग एन एंटिटी टाइप, हम एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स, तो एंटिटी को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक इन दिस डायग्राम स्टूडेंट एंड प्रोग्राम इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं इसमें। तो रिलेशनशिप, a relationship is a reason for associating two entities. These relationship are sometimes called binary relationships. अगर दो चीजें आपस में एक रिलेशन से जोड़ी गई है, relationship is represented with a diamond symbol, and if two entities are related with each other, then it is called binary relationship. A student is registered for program, relationship are represented by diamond symbol. Okay. It is the relation may be the relationship called complete between student and complete relationship. It means it is represented by the in which all the entities are related to some entity in the another entity set. For example, we use arrow to represent many-to-many relationship. Each student may complete one course or one more than one course if two entities are related with each other, and for each entry in one entity set there is an entity in another entity set, then they are called as completely connected. Okay, if elements in first entity sets, each element in first entity set is related to one or more element in the another element in entity set, then it is called the complete entity set. Or this then this is called the complete relationship. Sorry, there is a complete relationship, and the like I have given you example of binary relationship, the relationship may be many to many also. So this is called the degree of relationship. So degree of relationship may be unary, binary, or ternary. So example of the binary relationship is called the recursive relationship. Now I'm talking you about the unary relationship. This is also called the recursive relationship. It is a relationship between the instance of one entity type, and instance is a single occurrence of an entity. There may be many instances of an entity. The example, there is one student entity type in university, but there may be 100 of instances of this type in database. Okay. Suppose I am defining an entity student. So there may be 100 or thousands of students. So this is called the instance. This one is called the multiple instance of the single entity may exist. Okay, so there could be 100 of instance of this entity in the database. Now in the diagram it is shown that is married to is a relationship shown as a one-to-one relationship, because one person can be is married to only one person, then this is called the unary relation, because only one person one and instance of person can be related to the another, only one instance of only one instance, or one person can be married to the other one, only one other person. So this is called the unary relationship. But is friend of, there it is one-to-many relationship, because one person can be friend of multiple person. Now the binary relationship, it is a relationship between the two entities. इसमें क्या होगा आप लोग ये देख लीजिए, सिंपल सा है कि एक चीज दो एंटिटी सेट है, मैंने बोला दोनों आपस में वन टू वन है, और सॉरी बाइनरी दो एंटिटी सेट को आप आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका बाइनरी रिलेशनशिप। एक सेकेंड,
It is a relationship between instances of two entity types and is the most common type of relationship. जब दो entity set के बीच में आप relation कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका बाइनरी रिलेशनशिप. द 1-to-1 indicates जो होगा आपका 1-to-1 रिलेशनशिप. तो इसके 1-to-1 में मतलब एक इंस्टेंस आपका 1 से 1 रिलेटेड है. आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक चीज एक से रिलेटेड हो. और बाइनरी रिलेशनशिप इसमें क्या है, जैसे कि आपका इसमें है कि एक एंटिटी यूनरी में था आपका, एक एंटिटी का एक इंस्टेंस ही अपने ही एंटिटी के दूसरे इंस्टेंस से कनेक्टेड है. एंटिटी एक ही है और उसका एक इंस्टेंस अपने उसी एंटिटी के दूसरे इंस्टेंस से कनेक्टेड है. एंटिटी सेट एक ही है, लेकिन बाइनरी में एंटिटी सेट आपके कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे. दो डिफरेंट टू instances of different entity will be related with each other. तो यहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी दो अलग अलग एंटिटीज हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड है. तो ये कहलाएगा आपका बाइनरी रिलेशनशिप. जैसे यूनरी रिलेशनशिप था वो आपका 1-to-1 था मैरिज के केस में, 1-to-many था फ्रेंड के केस में जब स्टूडेंट के साथ हो रहा था. उसी तरह बाइनरी रिलेशन भी आपका 1-to-1 हो सकता है, 1-to-many हो सकता है और many-to-many भी हो सकता है. जैसे आपका कोई स्टूडेंट है, उसकी एक ही स्टूडेंट आईडी होगी, एक से ज्यादा स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, तो ये आपका 1-to-1 बाइनरी रिलेशन हुआ. एक प्रोग्राम है और उसको एक से ज्यादा स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो आपका प्रोग्राम टू स्टूडेंट 1-to-many रिलेशनशिप हो गया. और स्टूडेंट है और सब्जेक्ट में लिया जाए, एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट ले सकता है, एक सब्जेक्ट को कई स्टूडेंट ले सकते हैं. तो स्टूडेंट टू सब्जेक्ट जो हो गया ये many-to-many वाली की बाइनरी रिलेशनशिप हो गई. ठीक है. अब टर्नरी में कहेंगे इट इज द साइमल्टेनियस रिलेशनशिप अमंग द इंस्टेंस ऑफ 3 एंटिटी. जब 3 हो जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका टर्नरी रिलेशनशिप हो जाएगा. जैसे यहाँ टीचर स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में है तो ये आपका many-to-many है. एक टीचर बहुत से बच्चों को बहुत पढ़ा, और हो सकता है एक टीचर एक से ज्यादा सब पढ़ाते हो. इसी तरह एक सब्जेक्ट को 2 टीचर भी पढ़ा सकते हैं और कई स्टूडेंट उसमें हो सकते हैं. तो ये आपका हो गया कि many-to-many टर्नरी रिलेशनशिप हो गया. अब कार्डिनलिटी एंड ऑप्शनैलिटी, इसमें अब आप लोग का है तो कार्डिनलिटी एंड ऑप्शन. तो इसमें है सपोज दैट देयर आर 2 एंटिटी टाइप्स A and B आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशनशिप. The cardinality of relationship is the number of instance of entity B that can be associated with each instance of entity A. तो अगर एक entity B है उसके अंदर कई इंस्टेंस हैं और A है उसके अंदर भी कई इंस्टेंस हैं, अगर आप entity B के number of instance of B that can be related with each instance of A, ये कहलाता है आपका cardinality. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसके भी कई इंस्टेंस होंगे, सब्जेक्ट है उसके भी कई इंस्टेंस होंगे. तो एक स्टूडेंट जो रजिस्टर करेगा वो कई सब्जेक्ट में रजिस्टर कर सकता है. तो ये यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, ये आपका इसको कहते हैं, आप चाहें तो डिफाइन करना चाहें, ये होता है. अब इस चीज को हम लोग इसके आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि कार्डिनलिटी के बारे में डिटेल वाला टॉपिक. तो आज का लेक्चर में इतने पे स्टॉप कर रहा हूँ. सब लोग चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दीजिए.